Hi students, I am the principal of this channel. Welcome to Think Tank. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक टैंक। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आई हुई हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, कैचिंग द बस विथ मच नीडेड हाइड्रोजन मिशन इंडिया इज मेकिंग अ रिलेटिवली अर्ली एंट्री इनटू अ स्टिल nascent टेक्नोलॉजी डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सोलर एंड विंड एनर्जी हैव ऑलमोस्ट बीन टेम्ड बट द इंटरमिटेंसी एंड सीजनैलिटी कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी जो है वो हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं, बट जो सीजनैलिटी है उनकी वो एक चैलेंज हो रहती है। जैसे कि ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में जो है सूरज काफ़ी दिनों तक नहीं निकलता है, या सोलर एनर्जी उतना हम इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी विंड एनर्जी जो है वो कभी कभी विंड ब्लो जो होता है कि सही तरीके से नहीं होता है, तो विंड एनर्जी को भी हम इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं। और रहिए, हम अभी रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ बीन यूज फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ बट इट कॉस्ट रिमेन अ कॉन्स्टेंट। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम काफ़ी सालों से उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बट वो जो बहुत कॉस्टली आता है। न्यूक्लियर एनर्जी जो एक्सट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ होता है, उसका जो उसका दाम होता है, जो उसका कॉस्ट होता है उसको यूज़ करने का, वो आज भी हमारे लिए एक हर्डल है। The government approval for the National Green Hydrogen Mission on Wednesday, a keenly awaited decision। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वेडनेसडे मतलब बुधवार को उसका अप्रूवल दिया है। ठीक है, ये तकरीबन 20,000 करोड़ का मिशन है जो कि एम करता है, इट्स एम्ड एट बिल्डिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो हम जो इंडिजीनियस डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को हम लोग डेवलप करें ताकि हम लोग हाइड्रोजन को, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें ताकि हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। एंड एलिमेंट दैट इज़ रेडिली अवेलेबल इन नेचर बट नेवर अलोन बिकॉज ऑफ विच इट्स रिक्वायर्ड सेग्रीगेशन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास है बट वो प्योर सोर्स में अवेलेबल नहीं है, इसे हमें सेग्रीगेशन करना पड़ता है, मतलब उसे बाकी एलिमेंट्स और मिनरल्स के कंपाउंड से हमें सेग्रीगेट मतलब अलग करके यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन सीन एज द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स फॉर द फ्यूचर। हमारे फ्यूचर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, 2070 तक में हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना शुरू अभी से ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सीन एज द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एज फ्यूल। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी, एज इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं इसका हम, और एज अ फ्यूल भी। इवन दो द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन एन एमिशन फ्री मैन इज नॉट येट मैच्योर और कॉस्ट इफेक्टिव। अभी भी जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, वो उससे खुद कार्बन एमिशन होता है, वो अभी तक मैच्योर या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं साबित हो पा रहा है। इट फीचर्स प्रोमिनेंटली इन सेवरल कंट्रीज स्ट्रगल टू अचीव नेट जीरो एमिशन स्टेटस बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी। इसी कारण से जो है कि जो नेट ज़ीरो एमिशन है वो थोड़ा हमें वो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। द टेक्नोलॉजी टू हार्नेस द एनर्जी वॉज अवेलेबल बट वॉजंट इकोनॉमिकल। ठीक है, एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, बट वो इकोनॉमिकल नहीं है। हर कंट्रीज उसे यूज़ नहीं कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही महंगी पड़ती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या लोअर इनकम कंट्रीज़ जो है वो सब नहीं कर पाएंगी। दस ड्रामेटिकली इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 years, a combination of technology improvement and massive demands in countries like China saw the price of solar photovoltaic cells come down by 80 to 90%। ठीक है, इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिर्फ हम क्या हाइड्रोजन के ही नहीं बारे में बोल रहे हैं कि हम थोड़े कुछ 10-12 साल पहले से लेकर अभी तक की बात अगर हम कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी भी जो फोटोवोल्टाइक सेल था उस टाइम बहुत महंगा था। तो इन पीरियड ऑफ लेस देन 5 year, ठीक है, पिछले 5 साल से एक कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हैं जो कि
उसे वो जो महंगाई थी उसे उस मतलब किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे कि सोलर एनर्जी का ही, उसका जो पहले से जो प्राइस होता था, जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, एक्सपेंसिव होता था, वो अब कम हो गया है क्योंकि डिमांड्स भी जो है बढ़ गई है। ठीक है, तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है उसके जो दाम है वो 80 to 90% कम, पहले से कम हो गए, सडनली मेकिंग सोलर एनर्जी एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव प्रपोजिशन, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सोलर एनर्जी जो है वो एक बहुत अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अब हम जो है सोलर रिवॉल्यूशन के बारे में करेंगे। तो जब सब कुछ सस्ता हो गया तो इंडिया उसके बाद जो है वो सोलर रिवॉल्यूशन को ज्वाइन किया। वाइल अब क्या है कि इंडिया इज़ नाउ द बिगेस्ट प्लेयर इन सोलर एनर्जी। इंडिया जो है अब आज के टाइम में सोलर एनर्जी में सबसे बड़ी प्लेयर है। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेड, बट जो रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट हमें सोलर एनर्जी के लिए चाहिए वो मैक्सिममली सब इंपोर्ट की जाती है। देयर आर ऑलरेडी कंसर्न्स दैट इनएबिलिटी टू डेवलप डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग विल ओनली रिजल्ट इन इंडिया मूविंग फ्रॉम वन काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑयल इम्पोर्टर टू अनदर। तो यहाँ क्या देखिए, अभी भी हम जो है क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, सोलर सेल हम अभी भी मैन्युफैक्चर डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज हमारी उतनी है नहीं। अगर यही ऐसी ही रही तो आज हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कल हम सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स या सोलर सेल्स के लिए जो भी चाहिए हमें, जो भी कंपोनेंट्स, वो भी हमें इंपोर्ट करना ही होगा। ठीक है, अब क्या हम देख रहे हैं, विद द हाइड्रोजन मिशन इंडिया इज मेकिंग रिलेटिवली, अच्छा सॉरी, दे आर ऑलरेडी कंसर्न्स दैट हाँ ये लाइन हमने कवर कर ली है। विद द हाइड्रोजन मिशन इंडिया इज मेकिंग अ रिलेटिवली अर्ली एंट्री इनटू अ स्टिल नेसेंट टेक्नोलॉजी डोमेन। ठीक है, तो इंडिया अभी बहुत सही समय पे ये अपना डिसीजन जो ले रही है, ये जो हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अभी अप्रूवल दे रहे हैं, ये बहुत ही सही समय पे हम दे रहे हैं। इट्स रीअश्योरिंग टू सी दैट फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द मिशन इज गियर्ड टुवर्ड डेवलपिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स इक्विपमेंट। इससे क्या होगा कि हम इंडिजीनियसली सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, इन विच हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो समअप में ये रहा, और एक जो आर्टिकल हमारा है वो ये दिया हुआ है आइडिया पेज पे, लेट्स प्लान अ पाथ टू नेट ज़ीरो। ठीक है, एज गवर्नमेंट अप्रूव्स ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अदर स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू डीकार्बनाइज ग्रोथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो आर्टिकल है ये दिया गया है रजत गुप्ता एंड नवीन उन्नी ने। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंडियाज पर कैपिटा एमिशन आर रिलेटिवली लो। इंडिया के जो पर कैपिटा एमिशन है वो लो है, बट वी आर स्टिल वर्ल्ड्स हाईएस्ट लार्जेस्ट सिंगल एमिटर। ठीक है, बट हम लोग जो है अभी भी वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट सिंगल एमिटर है। इंडिया ने 2070 में कार्बन नेट जीरो होने का प्लेज ले रखा है। ये पर इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी के अगर हम ट्रेजेक्ट्री को नोटिस करें तो इंडिया का जो एमिशन है वो बढ़ रहा है 2.9 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड ईयर से 11.8 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इन 2070 हो जाएगा। नॉर विल इट कम विदाउट कॉस्ट। ये अब जो है डीकार्बनाइजेशन जो भी होगा ये बिना इन्वेस्टमेंट के होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट मैकेंसी रिपोर्ट, एक मैकेंसी रिपोर्ट आई है, इफेक्टिव डीकार्बनाइजेशन, जो ये मैकेंसी रिपोर्ट है यहाँ, effective decarbonizations down to 1.9 gigaton by 2030 would require India to spend a total of $7.2 trillion on green initiative by 2050. It means कि 2070 तक अगर 1.9 gigaton कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लेके जाना है, मतलब कम करना है डाउन टू, ठीक है, तो इंडिया को 2070 तक में कितना जो है हमें ये करना पड़ेगा, इन्वेस्ट $7.2 ट्रिलियन। ठीक है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स बाय 2050, नॉट बाय 2017, बाय 2050। हैंड राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है, 2050। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है डीपर डीकार्बनाइजेशन की। तो डीपर डीकार्बनाइजेशन दैट वुड रिड्यूस एमिशन टू जस्ट 0.4 GT CO2e by 2050 or close to net zero would require 12 trillions in total green investment by 2050. It means कि अगर हम और डीपर डीकार्बनाइजेशन करें तो 0.4 गीगाटन पे अगर हम लेके जाना चाहेंगे इसे, ठीक है, बाय 2050, तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना होगा? तो हमें करना होगा $12 ट्रिलियन। $12 ट्रिलियन।
जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बट क्या होगा कि डीकार्बनाइजेशन के कारण बहुत सारी चेंजेस भी आने लगेंगी। एन ऑर्डरली ट्रांजिशन टू नेट जीरो कुड हेल्प इंडिया डीकार्बनाइज वाइल क्रिएटिंग एन इंजन फॉर ग्रोथ, ठीक है। और एक ऑर्डरली ट्रांजिशन अगर हम करेंगे नेट जीरो तक में, तो डीकार्बनाइजेशन क्या होगा, हमें ग्रोथ भी देगा और हमारा जो कार्बन एमिशन है वो भी रिड्यूस करता रहेगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर इफ इंडिया shifted to predominantly renewable based energy and material system, it could save as much as 3 trillion in foreign exchange by 2070। अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करती है तो इंडिया कितना सेव करेगी, इंडिया सेव करेगी 3 ट्रिलियन डॉलर्स बाई 2070। कैसे, तो लार्जली क्रूड ऑयल एंड कोकिंग कोल से। तो हम जो इसका इंपोर्ट कर रहे हैं और जब हम उसे शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएंगे तो हम 3 ट्रिलियन डॉलर्स क्रूड ऑयल कुकिंग कोल को हम नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो इतना हम लोग 2070 तक भी बचाएंगे, सोचिए। उसके बाद बोला जा रहा है, ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है वी हैव अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन करंट टेक्नोलॉजीज और टू इन्वेस्ट इन फ्यूचरिस्टिकली। फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट विल नीड टू टेक अर्जेंट एक्शंस इन दिस decade on regulation, technology development and technology adoption to make the right investment। तो हमारे पास चॉइस है कि हम या तो अभी टेक्नोलॉजीज पे करें इन्वेस्ट, या हम लोग फ्यूचरिस्टिकली को देखते फ्यूचर विजनरी इन्वेस्टमेंट करें। अगर विजनरी इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचरिस्टिकली के लिए करना है, तो हमें इसी डेकेड से हमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसमें रेगुलेशन ला सके, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, कॉस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव बना सके, ठीक है। ये सब बोला जा रहा है कि अगर हमें डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा। India high taxation on automotive fuel translates to an imputed carbon tax of 140 to 240 per ton of carbon dioxide। इंडिया ने भी कार्बन टैक्स लगा रखा है। दिस मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल अगेंस्ट पेट्रोलियम और डीजल वंस एक्सप्लेन, ठीक है। तो जो कार्बन टैक्स लग जा रहा है, कार्बन टैक्स जो लग रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम उसके बाद भी डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कार्बन एमिशन हमारा इससे भी कम हो रहा है। इट मीन्स कार्बन टैक्स ये एक अच्छा फेज है हमारे स्टेप्स की तरफ, और यही एक्सप्लेन करता है कि ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल का आज के टाइम में इतना डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन टैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि अब कुछ पॉइंट्स यहाँ बोले गए हैं जो हमें और फॉलो करने चाहिए कि अ नेशनल डीकार्बनाइजेशन प्लान वुड एनेबल टाइमली इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो एक नेशनल डीकार्बनाइजेशन प्लान जो है उसे हमें एनेबल करना चाहिए, जिसके कारण हम एक राइट टाइमली इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके अंदर एक रेगुलेशन हो, पॉलिसीज बनाई जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो, और उस बेसिस पे कब कौन सा पॉलिसी में हमें कब इन्वेस्टमेंट करना है वो हम डिसाइड करेंगे। इफ़ वी डू नॉट एक्ट नाउ टू सेट अप एंड enable such a plan, more fossil fuels driven infrastructure will be built। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे या प्लान ऐसा नहीं बनाएंगे तो अब क्या होगा कि मोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनती जाएंगी फॉसिल फ्यूल की मदद से, ठीक है, जो कि आगे जाके और एमिशन को बढ़ाएंगी जबकि घटाएंगी नहीं, ठीक है। Without decarbonization plan, it is possible that companies fearful of getting standard at later point do not invest enough in building capacities। ठीक है, तो decarbonization का अगर प्लान नहीं रहा तो ये पॉसिबल है कि जो कंपनीज है, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो अभी कोई भी अपना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, शॉर्टेजेस आ जाएंगी, आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस हम में आ जाएगी, ठीक है, डिसऑर्डरली ट्रांजिशन होगा। फिर इसके बाद एक पॉइंट आ रहा है कि हमें एक नेशनल लैंड यूज प्लान भी बनाना पड़ेगा, नेशनल लैंड यूज प्लान। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया रिस्क बीइंग लैंड शॉर्ट फॉर इट्स डुअल गोल ऑफ ग्रोथ एंड डीकार्बनाइजेशन। इट मीन्स कि अगर हमें ग्रोथ करना है, डीकार्बनाइजेशन करना है, तो हमें एक नेशनल लैंड यूज प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ भी एक एग्जांपल में बोला जा रहा है कि मैकेंजी एस्टिमेट्स दैट रिन्यूएबल पावर एंड कार्बन फॉरेस्ट कार्बन सिंक नीड्स 18 मिलियन एडिशनल हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, 18 मिलियन एडिशनल हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, एडिशनल हेक्टेयर्स, ठीक है। अगर हमें
रिन्यूएबल पावर एनर्जी को यूज़ करना है और फॉरेस्ट का कार्बन सिंक करना है, तो हमें 18 मिलियन एडिशनल हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए। इंडिया वुड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैरन लैंड। तो ये लैंड हम कहाँ से लाएंगे? तो जो बैरन लैंड्स हमारे पास है उनका हम यूज़ करेंगे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, अर्बनाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, फॉरेस्ट की डेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए उस बैरन लैंड में, ठीक है। तो दिस फॉर्म्स द केस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल अथॉरिटी। इट मीन्स अगर हम नेशनल लैंड यूज प्लान हमें बनाना है तो एक नेशनल अथॉरिटी भी उसके लिए बनानी पड़ेगी, ताकि उसका रेगुलेशन, उसके डिसीजन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली तभी हो सकेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो ये नेशनल लैंड अथॉरिटी बनेगी वो स्टेट्स के साथ बनेगी, वो स्टेट्स भी उसमें उतना ही रोल प्ले करेंगी टू गाइडलाइंस बनाने के लिए। थर्ड जो हम देख रहे हैं, थर्ड जो यहाँ हम पॉइंट देख रहे हैं, थर्ड एक्सेलरेट कंप्लायंस विद कार्बन मार्केट, ठीक है। तो कार्बन मार्केट पे यहाँ पे जो है वो जोर दिया जा रहा है, कार्बन मार्केट पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो प्राइसिंग कार्बन क्रिएट्स डिमांड सिग्नल द एक्सेलरेट एमिशन रिडक्शन। तो प्राइसिंग कार्बन जो है वो एक डिमांड सिग्नल क्रिएट करती है, जिसके कारण क्या होता है कि पेट्रोल आप ही देखते हैं कि कल जाके किसी बात का और टैक्स या कार्बन टैक्स लगता जाएगा ना, तो आप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे। इट मीन्स कार्बन मार्केट से कारण क्या होगा, डिमांड जो क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या, कार्बन मार्केट, अगर हम कार्बन पे प्राइसिंग करेंगे तो एक डिमांड सिग्नल क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा कि एमिशन रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना कम कार्बन हम एमिशन करेंगे उतना कम उसको हमको टैक्स या प्राइस देना पड़ेगा। तो विद द प्राइस ऑन कार्बन एमिशन मोर एक्सपेंसिव ग्रीन स्टील बिकम्स कॉम्पिटिटिव। इट मीन्स कि जितना कार्बन एमिशन में, जैसा मैंने अभी बताया, जितना कार्बन एमिशन में प्राइस लगेगा, ठीक है, तो उतना ही एक्सपेंसिव ग्रीन स्टील जो है वो कॉम्पिटिटिव होती जाएगी अगेंस्ट हाई एमिशन स्टील, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपनीज कैन एम टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज लाइक रिसाइकलिंग, हाइड्रोजन, बायोमास, इलेक्ट्रोलाइजर्स, रेयर अर्थ, बैटरीज, मटेरियल एंड बैटरी मेकिंग, ठीक है। तो कंपनीज को जो है अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ अपॉर्चुनिटीज में, लाइक रिसाइकलिंग में, हाइड्रोजन में, बायोमास पे, इलेक्ट्रोलाइजर्स पे, रेयर अर्थ मटेरियल्स मिनरल्स पे, बैटरी मटेरियल्स में, बैटरी मेकिंग में, ठीक है। कंपनी कुड इन्वेस्ट इन अपॉर्चुनिटीज ओपन बाय डिकार्बनाइजेशन। कंपनीज जो है वो उन अपॉर्चुनिटीज पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, करनी चाहिए भी, जो कि डिकार्बनाइजेशन के थ्रू हमें मिल रही है, ठीक है। सच एज एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन दूसरी कंट्रीज के लिए, जैसे कि हम ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स लाइक अमोनिया, मतलब अमोनिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। तो to embark on an orderly path to net zero, India needs imagination, realism, determination and a sense of urgency. ये हमारा सेट आउट प्लान है। अगर हमें इसे मतलब अचीव करना है तो हमें ये जो है इंडिया को ये नीड चाहिए, होनी चाहिए इंडिया में इमेजिनेशन, ताकि इनोवेशन ला सके, रियलिज्म, ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड अर्जेंसी, मतलब सब काम अब हमें शुरू करना चाहिए, ये फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही 2 आर्टिकल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हल्द्वानी केस के लिए एक आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है, जो कि इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है। इधर हमारा एक दिया हुआ है एक्सप्लेन पेज, जो है एक्सप्लेन पेज में हमारा जुंता पोल प्रॉमिस है, जो कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो जनरल है जुंता इट मीन्स म्यांमार के, उन्होंने कहा है कि हम जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और यहाँ पे भी है, आर्टिकल नहीं है, एक न्यूज़ है कि डोवाल जो है वो फ्रेंच काउंटर पार्ट से अपने मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चले हैं हमारे बायलैटरल रिलेशंस ठीक कर और बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ एक पीएम मोदी का जो एक यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, उसमें भी उन्होंने वाटर के ऊपर काफ़ी कुछ अच्छी बात कही है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। पहले हम जानते थे कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक चलता था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स को के ऊपर कुछ पैरामीटर्स लगाए जाते थे, उस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट को हम जज करते थे और उसमें रैंकिंग मिलता था। अब वैसे ही एक एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी हो गया है, जिसमें प्राइवेट जो एंटिटीज़ है वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यही 2 जो है इम्पॉर्टेंट था।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए थिंक टैंक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।